क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस Yes. सर। क्या हर एक बच्चे ने रिवीजन किया है? बताइए। Sir. कोई ऐसा बच्चा जो बिना रिवीजन के क्लास में आया है? कोई ऐसा बच्चा जिसने डीपीपी अटेम्प्ट नहीं करी है? कोई ऐसा बच्चा जिसने वीडियो असाइनमेंट को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है? एनीवन? सर मैंने वीडियो असाइनमेंट नहीं भेजी है। कोई बात नहीं, बना के भेज देना। भविष्य। यस ऑल सर। राइट। सर मेरी रहेगी। वीडियो असाइनमेंट सर, वीडियो असाइनमेंट में थोड़ी सी रिवीजन का वो ब्लैकआउट लंबा चला तो फिर नेट नोट कोई करना बात पड़ नहीं, रहा कोई था। बात नहीं, अगर आपके पास वैलिड रीजन है कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य के पास एक रीजन ये भी है कि उसने कल 3 बार चीजों को लिखा है। भविष्य, चीजें याद हो गई? यस सर। थोड़ी मेहनत लगी होगी, लेकिन आई होप चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। यस सर, अब क्लियर हो गया। अलॉन्ग विद दिव्या, कैसा रहा भाई कल का 34 पेजेस? Yes, मजा आया? sir. Yes, sir. चीजें याद हो गई? Yes, sir. चलो, अब आप लोग की कनेक्टिविटी और बेहतर बनेगी। स्टार्ट करते हैं सर। आज है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6। सर इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स पढ़े हैं, जिसमें सर हमने सबसे पहले इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की स्टडी की। उससे भी पहले अगर आप बात करना चाहो तो हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस को समझा। फिजिकल ज्योग्राफी को हमने रिलेट किया सर इकोनॉमी से, ठीक है, पॉपुलेशन से, ह्यूमन ज्योग्राफी से। हमने उसके साथ बेटर कनेक्शन को समझा। एक एक चीज हमने उसके अंदर क्लैरिफाई करी कि सर ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, सर इसके साथ हमें मैप्स क्यों पढ़ने चाहिए, व्हाई मैप इज इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद सर हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को 2 लेवल में डिवाइड किया एंड चीजों को क्लैरिफिकेशन के साथ साथ समझने की कोशिश की। उसके बाद सर हमने क्या किया, अर्थक्वेक की स्टडी को स्टार्ट किया। अर्थक्वेक पे सर हमने बेसिक्स में लगाए 2 लेक्चर, जिसपे हमने सिस्मिक वेव्स वगैरह की कहानी को समझा। लेक्चर नंबर 5 में सर हमने सिस्मिक वेव्स की स्टडी के साथ साथ शैडो जोन के कॉन्सेप्ट को समझा एंड उसको रिलेट किया एविडेंसेस के साथ। किसको समझने के लिए सर? अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए। क्या 5 लेक्चर का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो सर अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए हैं? यस सर। अभी तक सर हमने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए हैं बताइए एवरीवन। इस तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर इंडेक्स बना लेना ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हो गए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन के टाइम पर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी इस इंडेक्स की वजह से, राइट। यस सर। Yes, sir. सर टॉपिक नंबर 1, Interior of Earth. इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। टॉपिक नंबर 2, Earthquake. अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के अंदर हमने कई सारी चीजें देखी। मुझे बताइए, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है बच्चे, हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं सर? Focus. हाइपोसेंटर। ठीक है। जहां पर एनर्जी सरफेस पर जिस पॉइंट पर सबसे पहले जाकर हिट करती है, हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चे? Epicenter. फोकस और एपिसेंटर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90. 90 डिग्री। वेरी गुड। क्या मैं ये कह सकता हूं फोकस इज परपेंडिकुलर टू द एपिसेंटर या एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस? यस Yes, sir. एक्चुअल में जो हमें अर्थक्वेक में डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है वो किस वजह से देखने को मिलता है बच्चे? मैग्मा के हीट अप होने से। यस सर। किसकी वजह से बताइए सर? थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक देखें तो न्यू सेट ऑफ वेव्स आपकी जनरेट होती हैं, उसमें सरफेस वेव आपकी होती है, ठीक है। Yes, sir. सरफेस वेव में 2 टाइप की वेव्स होती हैं, लव वेव और रिले वेव। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सी वेव रिस्पॉन्सिबल है, लव और रिले? Love. लव। वेरी गुड, लव। गुड गुड गुड। चलिए, तो सर ये 3 टॉपिक्स ये सर हमें समझाते हैं बेसिक्स। अगर ये 3 टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो आज का टॉपिक आप और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। सर आज हम बढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरफ। घबराना नहीं है, भारी भरकम सा टर्म देख के एक एक टर्म अभी मैं आपको समझाऊंगा, शब्दों को तोड़ तोड़ के हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब मैं थोड़ा सा
फिजिकल ज्योग्राफी के लिथोस्फीयर वाले पोर्शन में अलग हिस्से में जा रहा हूं, अलग टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं। इसकी कनेक्टिविटी आपको आने वाली 3-4 क्लासेस में यह समझा के देगी कि सर वॉल्केनो मेरे घर के सामने क्यों नहीं आता, सर अर्थक्वेक मेरे घर के सामने क्यों नहीं आता, सर पहाड़ मेरे घर के सामने क्यों नहीं बन गए, सर ये रेगिस्तान, ये डेजर्ट मेरे घर के सामने क्यों नहीं बन गया। सर मोस्ट ऑफ द डेजर्ट, फॉर एग्जांपल हमारा जो राजस्थान वाला डेजर्ट है, ठीक है, हमारा सर जो अटक्कमा डेजर्ट है, सर ये सभी डेजर्ट्स ज्यादातर हमें कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ही देखने को क्यों मिलते हैं। सर इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर डेजर्ट क्यों नहीं बना, तमिलनाडु के अंदर डेजर्ट क्यों नहीं बना, सर राजस्थान में ही क्यों बना। हर एक बात का रीजन आपको आने वाली 3 से 4 क्लासेस के अंदर मिल जाएगा। एम आई क्लियर? क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं एक सिंपल भाषा में, तो सर ये है हमारी ट्रेन, ठीक है सर। ट्रेन के अंदर है कई सारी बोगियां, यानी कई सारे डिब्बे। डिब्बा नंबर 1 दैट इज योर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, डिब्बा नंबर 2 अर्थक्वेक, देन एविडेंसेस, उसके बाद आपका प्लेट टेक्टोनिक आएगा, वॉल्केनो आएगा, देन आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ट्रेन चल ही नहीं सकती। बताओ सर, जिसके बिना आपकी ट्रेन चल ही नहीं सकती, बताइए भैया। इंजन। इंजन। तो इस ट्रेन का, यानी अगर मैं इसको कहूं कि सर ये फिजिकल ज्योग्राफी की ट्रेन है, ये फिजिकल ज्योग्राफी की ट्रेन है, तो इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग दैट इज उसका इंजन, वो है सर आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई समझ? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये अभी आपको इस क्लास के एंड में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े? हाँ जी, आगे sir. बढ़े सर। चलिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरफ बढ़ने से पहले क्या सभी बच्चे डायग्राम को देख पा रहे हैं? Yes, क्या sir. सभी बच्चे Yes, डायग्राम को देख पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. इस डायग्राम में आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो, ये है बच्चे आपका लैंड वाला पोर्शन, और ये है बच्चे आपका वाटर वाला पोर्शन, दैट इज पानी वाला पोर्शन, ठीक है। अगर आप 225 मिलियन ईयर्स अगो देखो, कोई बच्चा नहीं इमेजिन कर पा रहा तो ऐसे इमेजिन करो, थोड़ी सी गणित लगा लो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 225 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप इमेजिन करो, तो आप क्या देख पा रहे हो कि सर हमें कुछ डिफरेंट कंडीशन देखने को मिल रही है इन कंपेरेंस टू आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सर आज हम इंडिया को यहां पर देखते हैं, सर हम साउथ अमेरिका को यहां पर देखते हैं, सर हम रशिया को यहां पर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को यहां पर देखते हैं, अंटार्कटिका को यहां पर देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका को यहां पे देखते हैं, सर अफ्रीका को यहां पे देखते हैं, ठीक है सर, क्लियर है, ओके। लेकिन ये तो आज की कहानी है, मैं आपसे बात कर रहा हूं 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। 225 मिलियन ईयर्स अगो सर क्या ये सेम कंडीशन आपको तब भी देखने को मिल रही थी? यस और नो? आंसर इन यस और नो? No, no, sir. नो सर। इसका मतलब सर कुछ तो मूवमेंट हुई है, कुछ तो घालमेल हुआ है, कुछ तो झोल हुआ है। अच्छा, क्या ये मूवमेंट ऐसे हो गई कि मैं तो रात को सोया भाई, आज तो सब कुछ जुड़ा हुआ था, मैं जो है रात में सोया, सुबह उठता हूं तो देखता हूं अरे अफ्रीका उधर, इंडिया उधर, रशिया उधर, चाइना उधर, नॉर्थ अमेरिका उधर, साउथ अमेरिका इधर, अंटार्कटिका नीचे। क्या ये 24 घंटे में हो गया? क्या सर ये 24 घंटे में हो गया? सर नो सर। आंसर इज नो। सर 225 मिलियन ईयर्स अगो के बाद हम आते हैं 150 मिलियन ईयर्स अगो की कहानी पर। सर यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 पार्ट में एक्चुअल में हमें लैंड देखने को मिल रहा है। मैं डिवाइड कर रहा हूं, एक है सर ऊपर वाला पार्ट, एक है सर नीचे वाला पार्ट। बीच में सर ना हमें एक वाटर बॉडी दिख रही है, एक सागर दिख रहा है, एक सी दिख रही है, एक ओशियन दिख रहा है, पानी वाला हिस्सा दिख रहा है। क्या वो पानी वाला हिस्सा मुझे यहां पर दिख रहा था?
द आंसर इज नो सर। दिख तो रहा था बट चारों तरफ से, बीच में कुछ नहीं था सर। यहां पानी है, यहां पानी है, बट बीच में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप ध्यान से देखिए, जमीन का हिस्सा जुड़ा हुआ है, जमीन का हिस्सा जुड़ा हुआ है। बट अगर मैं 225 मिलियन ईयर्स अगो से थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आऊं सर 150 मिलियन ईयर्स अगो वाले टाइम पीरियड पर, तो सर मुझे दो प्रकार के लैंड दिख रहे हैं, डिवीजन दिख रहा है लैंड में। एक सर नॉर्थ वाला हिस्सा है, एक सर आपका साउथ वाला हिस्सा है। एक नॉर्थ वाला हिस्सा है सर, एक साउथ वाला हिस्सा है। बीच में आ गई है सर वाटर बॉडी। बीच में क्या आ गई है सर? वाटर बॉडी, ओशियन, सी, समुद्र, और जो भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है सर, समझ गए। मैं कहता हूं थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और आते हैं नियर अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो पे। अब मुझे बताइए, क्या आपको बीच में कई सारी चीजें दिख रही हैं? सर एक डिवीजन यहां पे, एक डिवीजन यहां पे, एक डिवीजन यहां पे, एक डिवीजन यहां पे। क्या ये जो लैंड मासेस हैं, ये जो लैंड के पीसेस हैं, ये जो कठोर हिस्सा है, सॉलिड पोर्शन है, जो आपका लैंड है, जो आपकी धरती है, क्या आपको इसमें मूवमेंट नजर आ रहा है कि सर जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता गया ये दूर होते गए? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? सबसे पहले इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज्यादा Yes. इंपॉर्टेंट है। कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले पूरी की पूरी थ्योरी इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, हेलो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. भविष्य के लेफ्टिनेंट, इतनी धीमी आवाज, ड्रिल Yes, उस्ताद sir. तो परेड करवा देगा आपकी फिर, जोर से। यस और Yes, नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलो सर, अगर हम आज की कहानी देखें, अब आपके सामने जो भी वर्ल्ड मैप है उसे ऑब्जर्व करो, जो भी आपके सामने मैप है उसको ऑब्जर्व करो। कुछ भी है, कुछ नहीं है तो गूगल में एक मैप खोल लो, दैट्स इट। आज के टाइम पे सर हमें कहानी कुछ और दिख रही है, बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स सेम। क्या 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले, क्या 150 मिलियन ईयर्स अगो, क्या 65 मिलियन ईयर्स अगो, क्या तब भी सर, क्या तब भी सेम कहानी थी? यस और नो? No, sir. No, sir. बात का सारांश क्या है? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर हुई है मूवमेंट, यहां पर हुई है मूवमेंट। अब आपको कनेक्ट करना है इस क्लास को, इस क्लास को और इस क्लास को। मुझे बताना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमने दूसरी लेयर पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? Mantle. Astronosphere. Astronosphere. क्या नाम था सर? एस्टेनोस्फेयर, राइट? Astronosphere. Yes, Astronosphere. sir. एस्टेनोस्फेयर। सर एस्टेनोस्फेयर में हमने क्या देखा था? वो semi-solid part. बताइए सर, एस्टेनोस्फेयर में हमने क्या देखा था सर? Magma. क्या देखा था सर जी? Yeah. Yeah. मैग्मा। एस्टेनोस्फेयर का स्टेट क्या था, मुझे बताएंगी संजू? जी हाँ संजू जी, एस्टेनोस्फेयर किस स्टेट में था, गैसियस या फिर लिक्विड? संजू जी, यस सर। गैसियस या फिर लिक्विड? सेमी सॉलिड सर। आर यू श्योर सेमी सॉलिड था? यस सर। मैंने तो गैस पढ़ाया है। ऐसा? सर एस्थेनोस्फीयर में तो सर सेमी सॉलिड ही था। तो गैस किस में पढ़ाया था? गैस तो हाँ सोचो सोचो, किसी में तो पढ़ाया था सर, किस में पढ़ाया था बस वही नहीं याद आ रहा, किस में गैस पढ़ाया था सर? सोचो, थिंक। हाँ जी बताइए बाकी बच्चे, मैंने किस में गैस पढ़ाया था? गैस नहीं सिटी था। में नहीं। सर गैस तो एटमॉस्फेयर में होता है, वो पढ़ाया भी क्या? Yes, वेरी sir. गुड, परफेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने दिया, माई कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत अच्छे। इससे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब जिस बच्चे ने आंसर दिया, इसका मतलब वो प्रॉपर रिवीजन कर रहा है, प्रॉपर ब्लैंक पेपर मेथड को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर क्लासेस को देख रहा है।
अगर आप आंसर नहीं दे पाए, इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हो। क्लास के बाद मुलाकात होगी आपसे। चलिए सर, एस्टेनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। चलो सर, ये मैग्मा है, ये आपका कॉन्टिन्यूअसली राइज हो रहा है। किस वजह से सर? ड्यू टू एक्सेस हीट। ड्यू टू एक्सेस हीट सर, एक्सेस हीट की वजह से यू विल ऑब्जर्व अ राइज इन टेम्परेचर। यू विल ऑब्जर्व अ राइज इन टेम्परेचर। संजू जी, जब आपका टेम्परेचर वर्टिकली राइज होता है तो उसको हम टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं? जी हाँ, बताइए। कन्वेक्शन करंट सर। कन्वेक्शन करंट, गुड। यानी कि सर मैं इसको कह सकता हूं ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स क्या हो रहा है सर, बताइए। ड्यू टू कन्वेक्शन करंट क्या मुझे इस मैग्मा की मूवमेंट देखने को मिल रही है? क्या मुझे इस मैग्मा की मूवमेंट देखने को मिल रही है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. जी सर। अब याद करो नाव वाला एग्जांपल। ये पानी है सर, पानी के ऊपर क्या है सर? एक नाव बोट। है, ठीक है सर। जैसे जैसे ये पानी ऊपर नीचे मूव करेगा, क्या इस नाव की सतह पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये नाव Yes, में भी sir. आपको Yes, मूवमेंट sir. देखने को मिलेगी? यस सर। जी Yes, हाँ, sir. मिलेगी। जब अंदर मैग्मा की मूवमेंट हो रही है तो ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा है, जो लैंड वाला पोर्शन है, जो लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है, जो सॉलिड पोर्शन है, जो लिथोस्फेरिक स्लैब है, क्या उसमें भी कुछ हलचल देखने को मिलेगी, मूवमेंट देखने को मिलेगी? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो सबसे पहला सवाल कि सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक सेकंड के लिए अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं, एक सेकंड के लिए अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैंने अभी आपको बताया कि यार देखो 225 मिलियन ईयर्स अगो ये कहानी थी, 150 मिलियन ईयर्स अगो ये कहानी थी, 65 मिलियन ईयर्स अगो कुछ और कहानी थी, आज के टाइम पे कुछ और कहानी है। यानी कि अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज अ मूवमेंट। सर ये मूवमेंट क्यों हो रही है, क्या आपको ये रीजन पता चल गया? क्या आपको इसका रीजन पता चल गया सर? Yes, sir. Yes, sir. क्या बच्चे आपको इसका रीजन पता चल गया? यस सर। यस सर। एवरीवन, क्या आपको इसका Yes. रीजन पता चल गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, कन्वेक्शन करंट कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो कि सर ड्यू टू थर्मल एक्टिविटीज, ड्यू टू थर्मल एक्टिविटीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक्सेस हीट, राइज इन टेम्परेचर, बात अंत में वही पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को ये दोनों टॉपिक्स नहीं क्लियर, उसके दिमाग में वो कितना भी पढ़ ले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पूरा का पूरा घोल के पी जाए, बट उसके दिमाग में हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा कि सर मूवमेंट तो पढ़ ली, बट ये मूव क्यों हो रहे हैं, इनके बीच में हमें ये अस्थिरता, ये मूवमेंट क्यों देखने को मिल रही है, इसका रीजन क्या है, क्यों देखने को मिल रही, वाई? सबसे बड़ा डाउट उस पर्टिकुलर बच्चे के दिमाग में यही रहता। अगर उसके ये दो टॉपिक्स क्लियर नहीं होते तो मुझे बताइए, क्या आपको इन दो टॉपिक्स का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि सर अगर ये नहीं समझ में आएगा, वो मैग्मा वाली कहानी नहीं समझ में आएगी, वो टेम्परेचर, एक्सेस हीट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, थर्मल एक्टिविटीज, यूरेनियम, थोरियम, कन्वेक्शन करंट, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मूवमेंट को समझ ही नहीं पाओगे। यस और नो, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या भाई कोई ऐसा बच्चा जिसे नींद आ रही है, चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ। जी हाँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई राजकुमार, यस सर। कैसे हो राजकुमार? बढ़िया हूं सर। चलिए बढ़िया सर। गुड। रेस्टोरेंट वापस गए कि नहीं? नो सर। चले जाओ, सर अभी इंतजार हो रहा होगा अभी तो आपका। अभी एक दिन भी नहीं सर, चलिए आज ठीक तो है, एक दिन भी नहीं गया इतना। कोई नहीं कोई नहीं, चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए सर, अब सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने का जो सबसे पहला नियम मैंने आपको बताया था, कॉपी पेन अपने साइड, प्लस में कंसंट्रेशन अपने साइड,
कनेक्टिविटी अपने साइड, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज शब्दों के ऊपर आपको काम करना है। सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमें सबसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है? कॉन्टिनेंट। 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 अब अगर मुझे किसी ऐसे बच्चे को समझाना है जो बिल्कुल होशियार है, मैं सिंपल लिखूंगा महाद्वीप। महाद्वीप। बट आप लोग एक्सेस होशियार की कैटेगरी में आते हो, कुछ ज्यादा ही होशियार की कैटेगरी में आप लोग आते हो। चौक सपाट है सर, बेइज्जती कर दी हमारी। नहीं, घंघोर बेइज्जती कर दी, अखंड बेइज्जती कर दी। क्या कर लोगे? हाय हाय। चलिए सर, कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है महाद्वीप। सर व्हाट इज महाद्वीप? याद करो वर्ल्ड मैप की वाली क्लास, याद करिए सर जी। क्या मैंने आपको कॉन्टिनेंट वर्ड का मतलब बता रखा है? एग्रीड और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. व्हाट Yes, इज sir. कॉन्टिनेंट? व्हाट इज कॉन्टिनेंट सर? कोई भी बड़ा सा लैंड मास। नाउ सर व्हाट इज लैंड मास? सर जी हमें तो यही नहीं क्लियर है कि लैंड मास होता क्या है। व्हाट इज लैंड मास? मैं आपसे कहूंगा वो लैंड वाला एरिया। सर व्हाट इज लैंड वाला एरिया? प्रभु और देवियों, जिस पर आप रह रहे हो, सॉलिड वाला पोर्शन, लैंड, लैंड मास, लिथोस्फेयर। अभी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सॉलिड पोर्शन, सॉलिड पोर्शन जिस पर आप लोग रह रहे हो। सर कोई बड़ा सा लैंड का हिस्सा, कोई बड़ा सा लैंड का हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं सर? कॉन्टिनेंट। उसे हम कहते हैं सर कॉन्टिनेंट। कई सारे कॉन्टिनेंट की जब हम बात कर रहे हैं एक साथ, उसके लिए बच्चे हम वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल। लिए 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले, देन 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले, देन 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले, देन अभी के टाइम पे, ठीक है, देन अभी के टाइम पे। मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीमा है या बहुत ही ज्यादा तेज है या मीडियम है? सर बहुत धीमा है। Sir, बहुत धीमा Very है। slow. बहुत स्लो है। ऑप्शन नंबर 1 सर बहुत ही ज्यादा धीमा है। यानी क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूं स्लो मूवमेंट? क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूं स्लो मूवमेंट? Yes, sir. बताइए। यस सर। स्लो मूवमेंट के लिए बच्चे हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट होना यानी कि सर धीमे धीमे आराम आराम से मोहब्बत के साथ चलना, मूव करना, अलग होना, सेपरेट होना। उसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं सर? उसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं सर? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टिंग। कॉन्टिनेंटल यानी कि कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, लैंड मास, लैंड, सॉलिड पोर्शन, लिथोस्फीयर। उसकी सर स्लो मूवमेंट, उसकी सर ड्रिफ्टिंग, आराम आराम से धीरे धीरे मूवमेंट होना। सर मूवमेंट क्यों हो रही है? रीजन आप सभी बच्चे मुझे रीजन बताएंगे। जो बच्चा यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहा, कमेंट्स में भर दो सर, रीजन बताइए जल्दी से, कम ऑन, रीजन रीजन रीजन। Convection current. सर कन्वेक्शन करंट के कारण। मैं इतना तेज तेज बोल रहा हूं और आपकी आवाज इतनी धीमी आ रही है। Convectional currents. कन्वेक्शन करंट के कारण। और तेज, मजा नहीं आया। कन्वेक्शन करंट के कारण सर। और तेज। कन्वेंशन करेक्ट। अरे धीरे बोलो यार, कान फाड़ोगे क्या? चलिए नहीं सर सर। आगे बढ़ते हैं। तो सर बात का तात्पर्य क्या है, या पूरी कहानी का सारांश क्या है? कॉन्टिनेंट की स्लो मूवमेंट हो रही, इससे रिलेटेड जो भी बातें कही गई, जो भी सिद्धांत दिए गए, जो भी पॉइंट्स दिए गए, उसे हम कहते हैं सर थ्योरी। क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस वर्ड का, इस टर्म का मतलब क्या हर एक बच्चे को समझ में आया? क्लियर है क्या? यस सर।
Yes, sir. Yes, डन sir. है? Yes, sir. यानी एग्जैक्टली इस थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या सर, जो हमारा लैंड है, जो हमारा सॉलिड पोर्शन है, जो हमारा सॉलिड पोर्शन है, उसमें सर हमें स्लो मूवमेंट्स देखने को मिली हैं। स्लो मूवमेंट्स जिसको बच्चे हम एनालाइज करने वाले हैं। क्या आपको इतना समझ में आ गया? Yes, sir. क्या बच्चे आपको इतना समझ में आ गया? हाँ जी, डन है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो सर, अब आते हैं प्रॉपर टॉपिक के ऊपर। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट इन दी सेंस सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका सब टॉपिक है, सब टॉपिक का जो सब टॉपिक है उसकी आपको मिल गई अंडरस्टैंडिंग, प्लस में ये डायग्राम भी आपको क्लियर है। यस यस सर। Yes, Yes, sir. चलो नाउ सर कमिंग टू 1912 1912 1912 सर 1912 में अल्फ्रेड वैगनर साहब ने, देख लो भैया आगे आपके अल्फ्रेड वैगनर, इनमें और ऑर्थर होम्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगा। 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने सबसे पहले ये क्या थे सर? ही इज अ जर्मन मेट्योरोलॉजिस्ट। सर हु आर मेट्योरोलॉजिस्ट? बता सकता है कोई? जो मौसम से रिलेटेड काम करें। आई समझ? अब देखो, ही इज अ जर्मन मेट्योरोलॉजिस्ट, बट इन्होंने काम किस क्षेत्र में किया? काम कर दिया सर ज्योग्राफी के क्षेत्र में। काम कर दिया सर इन्होंने वो लैंड की मूवमेंट को समझाने में। ठीक है, तो अल्फ्रेड वैगनर साहब हमें क्या सिखाते हैं कि अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो हमारा प्रोफेशन मायने नहीं रखता। अगर हम देश को सर्व करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही एक ऑप्शन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन सर आर्मी तो हमारा पहला पहला प्यार है और वो तो हम पाके रहेंगे। मिल जाएगा, तथास्तु। Thank you, sir. बस कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। डीपीपी में 0 मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ डीपीपी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें चाह के भी नंबर नहीं ले आ पाओगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं। बस इतना याद रखना कि आई एम टेस्टिंग योर पेशेंस और आप टेस्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, और यूपीएससी टेस्ट करेगा दोनों को। तो हमें दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है। अच्छा, वो एडिटोरियल वाला जो पॉइंट मैंने आपको भेजा था, हेल्पफुल था वो? Yes, sir. किसी Yes, ने कुछ sir. स्टार्ट किया या नहीं? सर ऑडियो तो सुन लिया, मजा आया सुन के, न्यूज़पेपर मंगा लिया है, बट पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, ऐसा कुछ है? No, sir. बताइए। नहीं सर। चलिए, सर अल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या कहा कि यार जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें हो रही सर मूवमेंट। क्या हो रही है सर? मूवमेंट, राइट? सर मूवमेंट क्यों हो रही है? बता दियो, बता दियो भाई। अरे भाया। Convection currents. Thermal activities. सर सबसे पहला पॉइंट, मैग्मा की मूवमेंट हो रही। क्या इससे मैं डायरेक्टली रिलेट कर दूं कन्वेक्शन करंट को? वो हीट टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट अब आप लोग रिलेट कर सकते हो, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इतना डन है? इतना समझ में आया क्या सर जी? Yes, sir. सर कन्वेक्शन करंट भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट सर जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन मुझे एक बात ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं आऊं आपके पास और मैं आपसे ऐसा कहूं कि देखो राजकुमार, प्रीति, वीरेंद्र, अपना तनुज और संजू, बाकी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, भविष्य, दिव्या एटसेट्रा, मैं आपसे कहता हूं कि यार मैंने ना ऐसी गाड़ी बना ली है जो उड़ती है। फिर मैं आपसे कहता हूं मैंने ना ऐसी मिसाइल बना ली है जो मैं मारूंगा और दुश्मन को दिखेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप मेरी बात पे भरोसा करोगे या आप मुझसे एविडेंस मांगोगे? क्या करोगे? एविडेंस मांगेंगे। एविडेंस। नालायकों, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? गधों, यस सर। क्या होगा तुम्हारा जीवन में? एजुकेटर के ऊपर भरोसा नहीं तुम्हें? नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली आपका पॉइंट सही है। आप मुझसे क्या मांगोगे? एविडेंस। एविडेंस मांगोगे, सबूत मांगोगे, साक्ष्य मांगोगे, और क्या कहते हैं उसको, प्रमाण मांगोगे, प्रमाण। मांगोगे। Yes. ठीक है, सेम कहानी होती है एल्फ्रेड वैगनर के साथ। एल्फ्रेड वैगनर इस पॉइंट को तो रखते हैं कि सर कॉन्टिनेंट की मूवमेंट हो रही। अब उन्हें कैसे पता चला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कई सारे साक्ष्य को स्टडी किया, एविडेंसेस को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने अपना ये पॉइंट रखा कि सर कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट हो रही। बट जो वैज्ञानिक है और जो बाकी दुनिया है, उन्होंने पहले तो उनके ऊपर हंसे, वो दबा के इनका मजाक उड़ाया कि ठहरा मौसम वैज्ञानिक, वो भी जर्मन। वर्ल्ड वॉर 1 जब आपका शुरू हुआ था तो उससे पहले कुछ ना कुछ हलचल चली रही थी उस एरिया में, तो किसी ने भी इनकी बातों को सीरियसली नहीं, किसी ने भी इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। सबने यही कहा कि ओ एल्फ्रेड वैगनर, चचा एल्फ्रेड, एविडेंस लेके आओ, एविडेंस लेके आओ। एल्फ्रेड सर ने कहा यार कोई बात नहीं, लेके आते हैं। तो एल्फ्रेड वैगनर साहब एविडेंस ढूंढने पे जाते हैं, लेकिन एविडेंसेस पढ़ने से पहले कुछ स्टैटिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्या ये डायग्राम आपको दिख रहा है? क्या बच्चे आपको ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैं आपके सामने कहानी लिख रहा हूं। सबसे पहले 225 मिलियन ईयर्स अगो की कहानी नंबर 1। कहानी मतलब पॉइंट्स। देयर वॉज अ सिंगल लैंडमास। क्या आपको यहां पर एक सिंगल लैंडमास दिख रहा है? ये पूरा बताइए, दिख रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। दिख रहा है सर। इस सिंगल लैंडमास को एल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या नाम दिया? नाम दिया सर पेंजिया। Pangaea. अब देखो, ये नाम के मतलब आप मुझसे मत पूछना, बिकॉज वो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो जर्मन भाषा में उन्होंने नाम रखे हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनकी थ्योरी एक्सेप्ट की गई तो हमें पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आपको रीजन कम देखने को मिलेगा कि सर पेंजिया ही क्यों रखा, टेंजिया क्यों नहीं रखा, ठीक है। चलिए, सिंगल लैंडमास, उसका नाम क्या दिया उन्होंने? पेंजिया। सर क्या बगल बगल में आपको ओशियंस भी देखने को मिल रहे हैं, पानी, वाटर बॉडीज? तो दैट मेगा ओशियन, उन्होंने उस ओशियन को नाम दिया पैंथेलासा का। क्या नाम दिया सर? पैंथेलासा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वैगनर, अभी हम एविडेंसेस पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू वैगनर मूवमेंट तो हो ही रही है, तो मूवमेंट होती है, और लगभग यहां पर बात चल रही है 150 मिलियन ईयर्स अगो की। ईयर्स अगो, 150 मिलियन ईयर्स अगो। मुझे बताओ क्या कंडीशन आपको देखने को मिल रही, बताइए। इस डायग्राम के थ्रू आप किस कंडीशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो एवरीवन? सम मूवमेंट हो गई जिसके थ्रू जो सेपरेशन हो गया लैंड में। सेपरेशन हो गया सर, एक ऊपरी भाग है,
नॉर्थ वाला, एक भाग है सर आपका साउथ वाला, और बीच में आपको देखने को मिल रहा है समुद्र। सर ऐसा क्यों? सिंपल सी बात याद रखना, जब भी दो लैंड हटेंगे, जब भी दो लैंड दूर दूर होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, दोनों पहले सटा हुआ था, जब भी ये दो लैंड मास दूर होंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया लाइक दिस, बीच में पानी की एंट्री होगी, और सिंपल तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पर ऑलरेडी पानी था सर। जब ये दो लैंड मास दूर होंगे तो बगल वाली जगह को, यानी बीच वाली जगह को भरने के लिए पानी आएगा ही आएगा। क्या इस पॉइंट में किसी बच्चे को डाउट है? नो नो सर। सर। No, sir. तो सिंगल लैंड मास No, को sir. हमने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया सर। क्या नाम दिया सर? पेंजिया। पेंजिया आपका टूट गया दो हिस्से में। सर ऊपर वाला, दैट इज नॉर्थ वाले हिस्से को हमने क्या कहा? लॉरेशिया। और साउथ वाले हिस्से को हमने क्या कहा, यानी नीचे वाले हिस्से को? गोंडवाना लैंड। क्लास 7th की कभी जो तुम एनसीईआरटी उठा के देखोगे ज्योग्राफी की, उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी रहती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। हाय, अब वहां तो हम आंसर्स लिख के बढ़िया से रट्टा मार के नंबर ले लेते थे, बट एक्चुअल में हमें पता ही नहीं चल पाता था कि गोंडवाना लैंड एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज द एक्चुअल सिग्निफिकेंस, रियल सिग्निफिकेंस ऑफ गोंडवाना लैंड? वो तो हमें पता ही नहीं चल पाता था सर, राइट? यस। यस सर। क्या आपको ये समझ में आया आज? Yes, sir. गोंडवाना लैंड, ठीक है सर। बीच में पानी भी आएगा, तो जो सागर आया उसका नाम था सर टेथिस सी। टेथिस सी। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? यस सर। डायग्राम से भी एक बार समझा देता हूं, डायग्राम से भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ठीक है सर। 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले जब अल्फ्रेड वैगनर ने हर एक चीज ऑब्जर्व की, उन्होंने 1912 में ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, बट जब उन्होंने पुराने साक्ष्यों को जोड़ा, पॉइंट्स को जोड़ा, कनेक्टिविटी बनाई, तो उन्होंने कुछ चीजों को आसान करने के लिए डिफरेंट नेमिंग की, जिसमें सबसे पहली नेमिंग थी, हम बात कर रहे हैं सर 225 मिलियन ईयर्स अगो की। हाँ जी, हेलो, जाग जाओ वापस क्लास की तरफ। सर जो सिंगल लैंड मास था उसको हमने क्या नाम दिया? जल्दी जल्दी जल्दी। Pangea. 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 पेंजिया। पेंजिया। सर ये जो पूरी वाटर बॉडी थी इसको हमने क्या नाम दिया? Panthalassa. मेगा Panthalassa. ओशियन, पैंथालासा। Yes. प्रधान Yes, जी समझ में आ रहा है? प्रधान जी क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लास में है ये या सो गया? चलो कोई नहीं। उसके बाद सर मूवमेंट होती है, एंड 150 मिलियन ईयर्स अगो हमें क्या देखने को मिलता है? सर एक नॉर्थ वाला पोर्शन, एक साउथ वाला पोर्शन। नॉर्थ वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दिया? Laurentia. Laurentia. लॉरेशिया। और साउथ वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। Gondwana land. गोंडवाना लैंड। बीच में जो सागर आ गया हमने उसको क्या नाम दिया? Tethys. टेथिस सी। टेथिस सी। क्या नाम दिया? टेथिस सी। ओके, इतना समझ में आया? मैं एक सेकंड के लिए सब कुछ मान लेता हूं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, वैगनर साहब ने हमें जो भी बताया, एक एक चीज सही है, प्रूफ्ड है। बट अगेन द पॉइंट इज दैट कि मुझे तो एविडेंसेस चाहिए, यानी उस टाइम के साइंटिस्ट को भी एविडेंसेस चाहिए। तो सर किस बिहाफ पे इन्होंने ये बातें की? एविडेंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल नॉट बिलीव, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि इस देश का सबसे ज्यादा कठिन एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन को पास करके आप भारत की सबसे अच्छी सर्विसेज में जाते हो, उस एग्जामिनेशन के मेंस पेपर में जिसमें आपको चीजें लिखनी होती हैं, उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है, डिस्कस द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विथ सुटेबल एविडेंसेस।
तो इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस आप अपने आप में समझ सकते हो, प्लस में प्लेट टेक्टोनिक वगैरह पढ़ने के लिए ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज एविडेंसेस, दैट इज साक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं, उसके बाद सर हम चलेंगे एविडेंसेस के ऊपर। जैसा कि आप ही लोग की डिमांड के ऊपर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइंस भी लेके आया हूं। पहले एक एक एविडेंस आपको समझाऊंगा, फिर इमेज के थ्रू दिखाऊंगा, फिर एनसीईआरटी की लाइंस भी रीड करवाऊंगा, ताकि कोई मन में डाउट ना रहे कि सर हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। आपका पढ़ाने का सोर्स क्या है सर जी? क्लास 11th की एनसीईआरटी। खुद से पढ़ोगे कम समझ में आएगा, लेक्चर देखकर पढ़ोगे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए। तो देख लो यहाँ पे इमेजेस हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं। तो लेट्स एंजॉय द लेक्चर। सर अभी तक तो हम एंजॉय ही कर रहे थे, मजा आ रहा है? आगे बढ़े सर, Yes, Yes, sir. आगे sir. बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले इसको भी एक बार पढ़ ही लेते हैं मन की तसल्ली के लिए। सर अकॉर्डिंग टू वैगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। कहने की बात वही है कि सर ये पेंजिया वाले हिस्से की बात कर, ठीक है? यानी कि सभी कॉन्टिनेंट्स पहले कनेक्टेड थे सर, और उन्होंने एक सिंगल लैंडमास बना के रखा था जिसको मैंने नाम दिया पेंजिया। आ मेगा ओशियन सराउंडेड बाय द सेम, यानी वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके चारों तरफ एक विशाल समुद्र है, मेगा ओशियन। द सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि वो जो पूरा एक सिंगल लैंडमास है उसको नाम दिया गया सर पेंजिया, विच मीन ऑल अर्थ। जिसका मतलब क्या सर? पूरी की पूरी धरती। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑल अर्थ। क्यों सर, ऐसा क्यों? भैया पूरी पृथ्वी की जो भी चीजें थी, जो भी लैंड पोर्शन था, वो एक जगह पे कनेक्टेड था, दैट इज वाई। आगे बढ़ते हैं सर। मेगा ओशियन वॉज कॉल्ड पैंथेलासा, जिसका मतलब है सर सारा वाटर, यानी सारी धरती एंड सारा वाटर। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद उन्होंने क्या पॉइंट रखा सर? हाँ जी बताइए, एनी डाउट्स? No, कोई sir. दिक्कत परेशानी तंगी तकलीफ? No, sir. चलो, उसके बाद उन्होंने क्या पॉइंट रखा? अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि पेंजिया बिगन टू स्प्लिट, मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब रिलेट करो, मूवमेंट क्यों हो रही है सर? मैग्मा कन्वेक्शन करें, टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कनेक्टिविटी बन रही है। क्या आपकी कनेक्टिविटी बन रही है सर? जी हाँ। अरे आंसर तो कर दो, जी सर। Yes, सुनते रहते sir. हो क्लासेस में। Yes, sir. चलिए, Pangaea first broke into two large continental masses as Laurasia and Gondwana land, forming the northern and southern components। यानी कि सर नॉर्थ में आपका जाता है लॉरेशिया एंड साउथ में आपका जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है इनटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स दैट एक्सिस्ट टुडे। ठीक है, कई सारे आपको एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले, कुछ एविडेंसेस नीचे गिवन जो अभी हम पढ़ेंगे। क्या ये पैराग्राफ क्लियर है? क्या एक भी ऐसा पॉइंट जो मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया? नो सर। आगे बढ़े आप। Yes, sir. Yes, चलो sir. सर, एविडेंस नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एविडेंस नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको चीजें एनसीईआरटी के थ्रू रीड करवाता हूं। हेडिंग डालो एविडेंसेस, हेडिंग डालो एविडेंसेस। सर पहला एविडेंस जो दिया अल्फ्रेड वैगनर साहब ने, दैट इज जिग्सॉफिट। जिग्सॉफिट उन्होंने कहा कि आप सभी कॉन्टिनेंट्स को एक साथ मिलाकर देखो। जिग्सॉफिट का मतलब क्या है कि सभी कॉन्टिनेंट्स को जो आज के टाइम पे हमें सब बिखरे बिखरे दिख रहे हैं, उन्हें मिला के देखो, आपको वो जुड़ते हुए दिखाई देंगे एक पजल की तरह। बात का सारांश क्या है कि जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स
ठीक है, ये बेसिकली सर एक पजल की तरह। अच्छा, किसी को इतनी हिंदी से तो दिक्कत नहीं है? नो सर। पजल की तरह फिट होते हुए दिखाई दे रहे, फिट हो रहे। अब मुझे एक बात ये बताओ, ये पजल की तरह फिट कब होंगे? कोई भी पजल आपस में फिट कब होता है? कोई एक ऐसा टुकड़ा जो उस पजल का हिस्सा ही नहीं है, अगर आप उसको फिट करने की कोशिश करोगे तो कहीं पर भी क्या वो एडजस्ट हो पाएगा? नो सर। No, sir. नहीं हो पाएगा। अगर ये फिट हो रहे हैं, इसका मतलब है इनडायरेक्टली हमें एक चीज पता चल रही है कि कभी ना कभी आपस में कनेक्टेड रहे होंगे, और ऐसा देखा भी गया। शोर लाइंस, एविडेंस क्या है सर इसका? शोर लाइंस यानी तटीय क्षेत्र। ठीक है, yes. किसका सर? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। जब इनके तटीय क्षेत्र को जोड़कर देखा गया तो ये बिल्कुल एक पजल की तरह फिट हो रहे, बिल्कुल सर एक पजल की तरह फिट हो रहे थे। इसी तरीके से जब और चीजों को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, वो भी कंप्लीटली फिट हो रहे थे। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट से आप क्या निकाल सकते हो कि सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये आपस में कनेक्ट रहे होंगे, नहीं तो एग्जैक्ट इनकी मैचिंग कैसे हो सकती? जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हो तो उसमें भी यही दिया है सर, मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जिसको आप कहते हो जिग्सॉ फिट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं। द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका and South America facing each other have a remarkable and unmistakable match. ये पॉइंट मैंने आपको यहां पे बताया, ठीक है। प्लस में सर, प्लस में बुलार्ड नाम के व्यक्ति ने 1964 में कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से पूरा का पूरा मैच करके भी देखा, एंड कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू सबके सब मैच हो गए, सबके सब पजल की तरह फिट हो गए। इसका मतलब क्या है कि सर कभी ना कभी तो ये आपस में कनेक्टेड रहे होंगे। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. एविडेंस नंबर 1, दैट इज जिग्सॉ फिट, दैट इज मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जांपल आपका साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, उसकी शोर लाइंस। बुलार्ड का नाम याद रखना, बुलार्ड का नाम याद रखना, दैट इज 1964। ओके, क्या किया था सर? कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जिग्सॉ वाले एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया था। क्लियर है? बट वापस एल्फ्रेड वैगनर के साथ उंगलियां उठाई गई कि यार ये तो ठीक है, मतलब कोई भी कंप्यूटर से उसको एडजस्ट करके बना सकता है, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो। इस एविडेंस से काम नहीं चलेगा। वैगनर साहब ने कहा अच्छा अच्छा, पापा से बातें कर रहे हो आप, हमसे चालाकी, कोई बात नहीं। दूसरा एविडेंस देखो, दूसरा एविडेंस एल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या निकाला? पॉइंट नंबर 1 दैट इज एज, एंड पॉइंट नंबर 2 दैट इज टाइप। सर इन्होंने सिमिलर एज एंड सिमिलर टाइप की रॉक्स निकाली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग। व्हाट इज रेडियोमेट्रिक डेटिंग? अब इसमें घुसने की जरूरत नहीं है सर, सिंपल आप इतना समझो कि जिसकी मदद से आप किसी भी रॉक की एज, टाइप, कितना पुराना है वो रॉक, ऐसी सब चीजें पता कर सकते हो। इन शॉर्ट उस रॉक्स की या उस पर्टिकुलर रॉक की कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हो। कैरेक्टर। अच्छा यार, मुझे एक चीज ये बताना, ये नेटिफ्लिक्स की स्पेलिंग क्या होती है? मुझे आज तक ये नहीं क्लियर हुआ। कम यूज करता हूं ना। ये नेटिफ्लिक्स होता है, नेटफ्लिक्स होता है? Netflix. नेटफ्लिक्स होता है, नेटिफ्लिक्स नहीं होता। No, sir. अच्छा ठीक है, थैंक्स फॉर Sir, करेक्टिंग। Netflix से ज्यादा Amazon लो सर। पढ़ ले, Amazon, नेटफ्लिक्स पढ़ाई कर ले। Thank you, sir. ये पूरा याद रहता है ये पूरा याद रहता है सर। डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बनते, वो मत बनवाओ सर।
ये पूछ लो प्राइम पे नई पिक्चर कौन सी आई है, वो बता देंगे। ये पूछ लो सर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, क्या प्लान है सर, हम तो चलते फिरते एजेंट हैं, बता देंगे आपको। चलिए, ये कौन था हाल दे रहा, शुभजीत बंगाली बाबू, Yes, sir. आप ही Yes, थे। sir. Yes, sir. बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं यार डीपीपी में, आई एम शॉक्ड। कैसे हो रहा है ऐसा, पढ़ाई तेज कर दी है क्या? नहीं सर, आपने सर डाटा था ना, उसलिए घबरा गया था सर, इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। गुड गुड, बहुत अच्छे। नहीं देखो, जीवन को एंजॉय करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई छोड़ के नहीं। दिन में क्लासेस देख लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद मूवी देखो, मैडम के साथ घूमो, फोन चलाओ, चैटिंग करो, कुछ भी करो, बट ये जो 2-3 घंटे हैं इसमें पढ़ लो। आने वाले बच्चे जो 4-5 महीने हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आप मेहनत करना सीख जाओ, जो आपको जीवन में आगे बहुत काम आए। ठीक है, चलिए। अब सर उन्होंने ये रॉक्स निकाली कहां से, उन्होंने ये रॉक्स निकाली कहां से? अगेन भैया डायग्राम बनाते हैं। सर ये रहा आपका अफ्रीका, और ये रहा सर आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। आप मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ अमेरिका के ब्राजील कोस्ट के आसपास, यानी ब्राजील जो तटीय क्षेत्र है उसके आसपास मुझे जो रॉक्स मिल रही हैं, साथ ही साथ मुझे अफ्रीका के तटीय क्षेत्र पे जो रॉक्स मिल रही हैं, सर वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, उनकी एज सेम है, उनका टाइप सेम है। ऐसा 2 ही कंडीशन में हो सकता है सर। पहली कंडीशन, या तो ये दोनों आपस में कभी ना कभी कनेक्टेड रहे हो और शिफ्टिंग देखने के बाद इनके कुछ रॉक्स इधर चले गए, कुछ रॉक्स उधर चले गए, बट क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम पे ये कनेक्टेड थे तो इनके रॉक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, एज सेम है, टाइप सेम है, मिनरल सेम है। और दूसरा रीजन कि सर ये अटलांटिक ओशियन जितना बड़ा सा समुद्र पार करके साउथ अमेरिका के रॉक्स उठ के चले गए अफ्रीका, या फिर अफ्रीका के रॉक्स उठ के चले आए साउथ अमेरिका। बीच में अटलांटिक ओशियन, बीच में अटलांटिक ओशियन। तो कौन सा रीजन, कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा ट्रस्टेबल लग रहा है, ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, पहला या दूसरा? पहला। पहला। भैया कैसे इतना बड़ा अटलांटिक ओशियन पार करके चले जाएंगे? हाँ जी, इसका मतलब सर इससे एक चीज प्रूफ हो रही है कि कभी ना कभी तो ये आपस में कनेक्टेड थे, तभी हमें इनकी रॉक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतनी सिमिलर मिल रही। और यही आपकी एनसीईआरटी भी मेंशन करती है। एविडेंस नंबर 2, रॉक्स ऑफ सेम ages across the ocean. The radiometric dating method developed in recent period have facilitated correlating rock formation from different continents. कहने का मतलब इतना है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग से आप रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हो। The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टेटमेंट बन सकती है यहां से बच्चे स्टेटमेंट बन सकती है, कह देगा कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वापस पढ़ो। The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa. क्या ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहे हो? बताइए, क्या तभी इनकी कोस्ट की जो रॉक्स हैं, इनके तटीय क्षेत्र की जो रॉक्स हैं, क्या तभी उनमें हमें सिमिलर एज और सिमिलर टाइप्स देखने को मिलेंगी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एविडेंस नंबर 2, एविडेंस नंबर 2 समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आई समझ? Yes, sir. एक लाइन आप और भी पढ़ सकते हो। द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ द जुरासिक एज। जुरासिक एज मतलब जब बेसिकली आपकी डायनासोर एक्सेट्रा की एज थी। ठीक है, तो वहां पे जो मरीन डिपॉजिट्स हैं, मरीन डिपॉजिट्स यानी पानी में जो सड़े गले जीव हैं उनके जो भी अवशेष हैं, डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि
साउथ अमेरिका के तटीय क्षेत्र एंड अफ्रीका के तटीय क्षेत्र। वो किस पीरियड के हैं? दैट इज ऑफ जुरासिक एज, यानी डायनासोर के आसपास वाला पीरियड आप कंसीडर कर सकते हो। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तो वहां पे हम चीजों को और डिटेल के साथ करेंगे। काम का पॉइंट आपके लिए इस स्लाइड में सिर्फ इतना सा है। इतना समझ में आया? बताइए Yes, सर, sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर एविडेंस नंबर 3, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, एविडेंस नंबर 3 दैट इज ऑफ, डाल दो ना नंबर 3, नंबर 3 ऊपर पड़ा, नंबर 2, नंबर 1। सर तीसरा एविडेंस जो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने दिया दैट इज रिलेटेड टू टिलाइट डिपॉजिट्स। अब सर ये जीवन का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि मुझे टर्म्स ही नहीं समझ में आती। कोई बात नहीं, 2 मिनट दो, अभी समझाता हूं। सर ये आपका पहाड़ है, यस, पहाड़ पे से सर नदियां आ रही हैं। ये नदियां अपने साथ कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर भी लेके आएंगी, जिसे आप नाम देते हो सेडिमेंट्स का। जिसे आप क्या नाम देते हो? सेडिमेंट्स का नाम देते हो, यस। Yes, sir. जो सेडिमेंट्स आपकी रिवर्स लेके आ रही हैं उसे बच्चे हम क्या कहते हैं? एलुवियल। उसे हम क्या कहते हैं सर? एलुवियल। बट यही पहाड़ है सर, बट यहां पे अब नदियां नहीं है, अब है सर यहाँ पे ग्लेशियर्स। क्या है सर? Glacier. ग्लेशियर्स। ठीक है, क्या ग्लेशियर्स भी अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके आएंगे? हाँ जी, लेके आएंगे। सेडिमेंट्स यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल, कंकड़ पत्थर एटसेट्रा। हाँ जी, क्या ये भी अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेके आएंगे? बताओ, लेकर आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्हीं सेडिमेंट्स को हम नाम देते हैं टिलाइट्स। तो क्या कोई बच्चा मुझे अपने से डेफिनेशन बना के बता सकता है कि व्हाट आर टिलाइट्स? बताइए। Sediments transported by glaciers. सिंपल, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, यानी टिलाइट के लिए मैं लिख सकता हूं डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स या बाय ग्लेशियर्स। बाय ग्लेशियर्स। अच्छा, ये मैं कब की बात कर रहा हूं? अगर एल्फ्रेड वैगनर साहब ये सारे एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं तो ये सारे एविडेंसेस, ये सारे साक्ष्य सच में किस टाइम पीरियड में रहे होंगे? One. लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, 100 मिलियन या 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले। क्लियर है? बताइए। Yes, हम sir. साक्ष्य तो उस टाइम के स्टडी कर रहे हैं ना, एल्फ्रेड वैगनर साहब ने 1912-1914 में एविडेंसेस खोजे, बट एविडेंसेस हैं किस टाइम के? 200 सर पहले के million. टाइम, 225, 200, 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, तो इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की? इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की सर? कि इंडिया, अफ्रीका, इंडिया हो गया सर आपका, अफ्रीका हो गया सर, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साथ ही साथ सर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया। सर हमें यहां पे इन जगहों पर सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिला है सर? सिमिलर टिलाइट डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं। वापस से 2 पॉइंट, या तो सर ये टिलाइट डिपॉजिट्स अपने आप से पूरा समुद्र पार करके आए हैं, या फिर ये कभी ना कभी आपस में कनेक्टेड थे, तभी हमें सिमिलर डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो फॉर एग्जांपल इंडिया में, भारत में उस टाइम के ग्लेशियर में जो डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले, सेम हमें ऑस्ट्रेलिया में कैसे देखने को मिल सकते हैं? सेम हमें अफ्रीका में कैसे देखने को मिल सकते हैं? सिमिलरली वैसे ही डिपॉजिट्स हमें किस तरीके से साउथ अमेरिका में देखने को मिल सकते हैं? सर यहां से भी मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि कभी ना कभी तो आपस में कनेक्टेड थे।
मानते हो इस बात को? मानते हो इस Yes. बात को? क्या इस पॉइंट के थ्रू मैं पैलियो क्लाइमेट्स का भी अंदाजा लगा सकता हूं? सर एक तो हमारे जीवन के तो क्वेश्चन ही खत्म हो रहे, आप भारी भरकम टर्म फेंक देते हो। अभी समझाता हूं। पैलियो क्लाइमेट्स, सर पैलियो क्लाइमेट्स मतलब पुराना क्लाइमेट, पुरानी जलवायु। क्या मुझे इससे पुरानी जलवायु का भी अंदाजा लग रहा है कि सर पहले के टाइम पे हमारे पास काफी ज्यादा ग्लेशियर्स वगैरह थे? बताइए, लग रहा है? क्या हम इससे Yes, sir. अंदाजा लगा सकते हैं कि सर पहले के टाइम पे यानी पुराने जलवायु के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे पास काफी ग्लेशियर्स वगैरह थे, तभी तो इतनी भारी मात्रा में टिलाइट डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है क्या? बताइए सर जी, यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े क्या? Yes, Yes, आगे sir. बढ़े। यस नाउ सर। सर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट प्लेसर डिपॉजिट्स। अबाउट placer deposits, evidence number 4, evidence number 4. sir now what is placer deposits? उससे पहले ये समझो, एक पहाड़ ये है सर, एक पहाड़ ये। भैया इधर से भी आपकी प्रॉपर रिवर्स आ रही हैं, इधर से भी सर आपकी प्रॉपर रिवर्स आ रही हैं। सर क्या दोनों रिवर्स के कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स होंगे? क्या दोनों रिवर्स के कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स होंगे? अब Yes, सेडिमेंट sir. सर कुछ कुछ तो आपके यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे जहां पे गड्ढे होंगे, कुछ कुछ सर यहां पे हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठा होने के चांसेस कहां पर हैं? क्या इस पॉइंट पे हैं? Yes, sir. क्यों सर? यहां पे हमें कुछ होल टाइप स्ट्रक्चर, गड्ढा टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यस सर। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, यहां से सर आई है ना, कुछ हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स देखने को मिले, सोने के डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले, यहां से भी देखने को मिले, और यहां पर इकट्ठे हो गए। फिर सर ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, एंड मैं मान के चल रहा हूं कि नाउ अडेज ये कहानी है सर 225 मिलियन ईयर्स अगो की। एम बाई ए मतलब 225 मिलियन ईयर्स अगो। ये है सर 100 मिलियन ईयर्स अगो की। ये है सर आज की। आज के टाइम पे सर यहां पर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरा घर है, यहां पे आपका घर है, बीच में मैं देख रहा हूं, बीच में खुदाई होती है, एंड यहां पर सर मुझे सोना मिल जाता है, गोल्ड। बट फिर मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं ठहरा यूपीएससी का स्टूडेंट, तो मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है कि यार कोई सोर्स तो मुझे दिख नहीं रहा, यहां पे कोई सोर्स तो मुझे यहां पे दिख नहीं रहा। फिर ये अचानक से सोना कहां से आ गया? अचानक से गोल्ड कहां से आ गया? बताइए, आया दिमाग में? सर ये अचानक से गोल्ड कहां से आ गया? कह दो सर वो सब बाद में देखेंगे, पहले तो इसको बेच के आते हैं, जो पैसा मिलेगा उससे मालदीव्स घूम के आते हैं सर जी। जब से आपने दिखाया है तब से बहुत मन कर रहा है ऐसा कुछ। या पहले क्वेश्चन आएगा या पहले घूमने जाओगे? क्वेश्चन आइए सर, सॉल्व Question. पहले क्वेश्चन आएगा, पहले तो सर क्वेश्चन आएगा। ओके, नहीं तो एयरपोर्ट के बाहर आपको मिलूंगा मैं, और आपकी टिकट्स फट जाएंगी। हाय हाय। चलिए सर, जोक सपाट, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब सर मुझे सोर्स तो मिल नहीं रहा, ऐसे ही एल्फ्रेड वैगनर भी परेशान हुए। अच्छा हाँ, यहाँ पे सेडिमेंट्स आपके इकट्ठे हो रहे, ठीक है, सेडिमेंट्स यहाँ पे आपके इकट्ठे हो रहे, प्लेस हो रहे, रखे जा रहे, आ रहे हैं, गिर रहे हैं, प्लेस हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां से वर्ड आपका आ गया प्लेसर डिपॉजिट्स। क्लियर है क्या? सर क्या बेसिकली कॉमन पॉइंट में, कॉमन पॉइंट में? सर जैसे आपने बोला सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ लाइक वो एक जगह हो रहे हैं इसीलिए। हाँ, प्लेस हो रहे हैं ना, यस प्लेस हो रहे हैं, राइट, वहीं पे जा रहे हैं, वो मैक्सिमम मात्रा में वहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं, रखे जा रहे, प्लेस हो रहे, तो प्लेसर डिपॉजिट्स। क्लियर है? यस सर। लाइन पढ़ो। occurrence of rich placer deposits of gold in Ghana coast
and the absolute absence of the source rock in the region is an amazing fact. कहने का मतलब क्या है? घाना एक देश है आपका अफ्रीका में, उसकी जो तटीय क्षेत्र है यानी जो कोस्टल रीजन है वहां पे सर हमें गोल्ड के अवशेष देखने को मिलते हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, बट द रीजन इज सर वो सोर्स रॉक हमें देखने को नहीं मिल रहा। कहां से गोल्ड आ गया यार? कोई सोर्स नहीं इसका आसपास। फिर एल्फ्रेड वैगनर साहब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि गोल्ड बियरिंग वेन्स यानी कि सोने की जो भी आप कह सकते हो वेन्स हैं या पाइप्स हैं एक्सेट्रा, गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील एंड इट इज ऑब्वियस यानी जायज सी बात है कि गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डेराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, यानी कि जब ये दो कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड थे तब भैया ये धीरे धीरे डिपॉजिट्स होते गए और आज के टाइम पे एक पर्वत यहां चला गया, एक पर्वत यहां चला गया, बट बीच में ये गोल्ड के डिपॉजिट्स रह गए। बीच में सर ये गोल्ड के डिपॉजिट्स रह गए। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि ये देखो यहां पे आ गया भैया, यहां पे आ गया, कुछ इधर पे इकट्ठे हो गए, कुछ इधर पे, बट मैक्सिमम आपका कहां पे इकट्ठा हो रहा है? यहां पे। अब जब मूवमेंट होती है तो ये रॉक इधर, ये रॉक इधर, बट ये डिपॉजिट यहीं पे रह जाते हैं। एंड यही बात चमकी थी एल्फ्रेड वैगनर साहब को, दैट इज ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स, दैट इज ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स। आई समझ? कैसे सर? अफ्रीका के घाना वाले क्षेत्र में, अफ्रीका के घाना वाले क्षेत्र में हमें गोल्ड देखने को मिल रहा है बट उसका कोई सोर्स नहीं है। बट दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो सर हमें साउथ अमेरिका के ब्राजील वाले इलाके में, ब्राजील वाले इलाके में, ब्राजील पठार में, ब्राजील प्लेट्यू में हमें क्या देखने को मिलती है सर? गोल्ड बियरिंग वेन्स। गोल्ड बियरिंग वेन्स। तो क्या पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहां पर जो गोल्ड आई है वो ब्राजील से ही आई है? अब ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्या समुद्र में तैर के आ गई? स्विमिंग तो आती नहीं उन्हें। तो यहां से भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यार कभी ना कभी ये आपस में कनेक्टेड रहे होंगे, तभी हमें यहां पर जब ये कनेक्टेड रहे होंगे तो देयर विल बी गोल्ड डिपॉजिट्स, देयर विल बी गोल्ड डिपॉजिट्स। और जैसे ही ये दूर होते हैं, ब्राजील तो चला गया बट अफ्रीका के हो गए मजे, अफ्रीका के हो गए मजे, उन्हें मिल गया गोल्ड, सोना। इतना समझ में आया? प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या पॉइंट नंबर 4 हर एक बच्चे को विद एग्जांपल क्लियर है? एनसीईआरटी की ऐसी कोई भी लाइन जो आपको समझ में ना आ रही हो बताइए सर, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now sir, the last evidence number 5, that is distribution of fossils. कॉपी पेन छोड़ो, आंखें बंद करो एंड इमेजिनेशन चालू करो। हमारा बंगाली बाबू शुभजीत फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में है, गया भैया मछली पकड़ने इंडियन ओशियन से, नाव वाव लेके बढ़िया एकदम गमछा वमछा बांध के, मछली वछली लेके। क्या पकड़ने गया? मछली पकड़ने की, थोड़ा सा और आ जाए, स्टॉक बढ़ाते हैं। उसने भैया जाल वाल बिछाया, मछली फंसी, खींच रहा है ऊपर, खूब दम लगा के खींच रहा है, कह रहा है अरे मछली इतनी भारी कैसी हो गई? जब वो ऊपर खींच के देख रहा है, अरे ये तो कंगारू है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? डिस्क्लेमर क्या है कि कंगारू आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। बताइए क्या ऐसा हो सकता है? सर कंगारू मतलब सर? अरे भैया जानवर है यार, ठीक है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऐसे समझो। कंगारू नहीं जानता यार?
भाई तेरे नंबर कैसे आ रहे हैं डीपीपी में? ये सर कंगारू आ रहा है सर। क्रॉस सर चेक करना भाषा पड़ेगा। अलग है ना, इसलिए सर समझने में दिक्कत आ रहा है सर। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं हूं ना साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे सभी बच्चे बताइए, क्या यह पॉसिबल है शुभजीत मछली पकड़ने गया और इंडियन ओशियन में उसको क्या मिल गया? कंगारू। क्या यह पॉसिबल है? डिस्क्लेमर क्या है सर? कंगारू आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। जल्दी बताओ। सर जिंदा के फॉसिल। जिंदा जिंदा। फिर मुश्किल है। मुश्किल है ना? यही बात चमकी थी एल्फ्रेड वैगनर को। अगर आपको कंगारू नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि कंगारू के फॉसिल्स भी इंडियन ओशियन में मिलना मुश्किल है, क्योंकि मरेगा वो ऑस्ट्रेलिया में ही। अगर ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो, तो फॉसिल्स ज्यादा चांसेस मिलने के ऑस्ट्रेलिया में, राइट? यस सर। यही बात चमकी एल्फ्रेड वैगनर को। उन्होंने देखा एक आपकी स्पीशीज है जो बेसिकली रेप्टाइल कैटेगरी में आती है। आप देखो रेप्टाइल एटसेट्रा में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको एनवायरनमेंट की क्लासेस में समझा रखा है। मतलब आपके बैच में नहीं हुई, लेकिन प्रीवियस बैच की क्लासेस कुछ यूट्यूब के ऊपर हैं, जिसमें स्पीशीज इन न्यूज, रेप्टाइल्स एटसेट्रा सब कुछ है। तो किसी को अगर कंफ्यूजन होगी तो वहां पे जाके 15-20 मिनट की एक वीडियो है, उसमें आप समझ सकते हो। बाकी जब आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, इकोलॉजी एंड स्पीशीज इन न्यूज, तो वहां पे बताऊंगा। सर उसका नाम था साइनोगेनेथस। साइनोगेनेथस, ठीक है सर, साइनोगेनेथस। देखा क्या गया कि सर इसके जो अवशेष है ये साउथ अमेरिका में भी मिल रहे, अफ्रीका में भी मिल रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, हो सकता है, एक के साथ हो गया। देन अगेन देयर इज अ रेप्टाइल नेम मेसोसोरस। मेसोसोरस, फिर से वही बात है यार, साउथ अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा। अरे ये तो छोड़ो, इंडिया में भी देखने को मिल रहा। कोई बात नहीं सर, हो सकता है। अगेन देयर इज अ फॉसिल, नाम था सर उसका ग्लोसो पेटेरिस। सर इसके अवशेष हमें अंटार्कटिका तक में देखने को मिल रहे हैं, जहां पे तो लाइफ उतनी पॉसिबल है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहे, साउथ अमेरिका में भी देखने को मिल रहे हैं, अफ्रीका में भी देखने को मिल रहे। अब एल्फ्रेड वैगनर साहब को ये बात चमकी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? तब उन्होंने दिमाग लगाया कि यार इट इज पॉसिबल, इनके हमें फॉसिल्स देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, अगर कभी ना कभी ये कनेक्टेड रहे हो, इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड यानी इससे भी एक बात प्रूव होती है कि कभी ना कभी आज जो हमें चीजें दिखती हैं, आज से कई हजार साल पहले, 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले, 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले, 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले, चीजें वैसी नहीं थी। तभी तो सर हमें फॉसिल्स, जो नेटिव है ऑस्ट्रेलिया का उसका फॉसिल मुझे देखने को मिल रहा है अफ्रीका में, जो नेटिव है इंडिया का उसका फॉसिल मुझे देखने को मिल रहा है अंटार्कटिका में। इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी ना कभी इंटरकनेक्टेड रहे होंगे। समझ में आया? बताइए सर, समझ में आया? एनसीईआरटी Yes, sir. आपकी इसमें कुछ एग्जांपल्स मेंशन करती है, देख लो। साइनोगेनेथस, ठीक है, मेसोसोरस, देन ग्लोसोपेट्रिस, देन लाइसोसोरस। तो ये 4 एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस में यहां पे एनसीईआरटी में एक वर्ड भी यूज हुआ है, ध्यान से देखना, इंडिया, इंडिया प्लस मेडागास्कर, मेडागास्कर प्लस में अफ्रीका। उसके लिए कॉमन वर्ड यूज किया गया है, दैट इज लेमुरिया। यानी इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड है, इन तीनों को मिला के कॉमन वर्ड यूज किया गया, दैट इज लेमुरिया। इसको भी प्लीज याद रखेंगे। तो क्या पांचों एविडेंसेस बच्चे आपको क्लियर हैं? यस क्या पांचों Yes, sir. एविडेंसेस आपको क्लियर है? Yes, सर sir. पहला Yes, एविडेंस sir. था हमारा जिग्सॉ फिट, दूसरा था सर सिमिलर एज टाइप की रॉक्स, तीसरा था सर टिलाइट डिपॉजिट्स, चौथा था बच्चे प्लेसर डिपॉजिट्स, पांचवा था बच्चे आपका
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। मुझे बताइए क्या आपको इतना क्लियर है? Yes, sir. नाउ सर कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एल्फ्रेड वैगनर साहब ने, देखो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि यार ये ड्रिफ्टिंग हुई, इसमें कन्वेक्शन करंट, सारा टेम्परेचर का खेल, थर्मल एक्टिविटी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बट उस टाइम के साइंटिस्ट ने एल्फ्रेड वैगनर साहब से रीजन पूछा। अब एल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा देखो एविडेंस बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब रीजन कहां से बताओ? फिर भी क्योंकि भैया थ्योरी कंप्लीट करनी थी, तो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने मूवमेंट के अपने साइड से दो रीजन दिए। पहला रीजन क्या था? दैट इज अर्थ की रोटेशन के कारण, अर्थ की रोटेशन के कारण एक फोर्स लगती है जिसका नाम है सर पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोलर फ्लीइंग फोर्स। और इसी फोर्स की मदद से, इसी फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट देखने को मिल रही है। किसी बच्चे को अगर फ्लीइंग वर्ड से दिक्कत है तो बच्चे, फ्लीइंग का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे, भाग जाना, दैट इज पोलर फ्लीइंग फोर्स। ठीक है। दूसरा इन्होंने रीजन क्या दिया कि द रीजन इज टाइडल फोर्स। मून और सन की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगती है, जिससे आपकी समुद्र की लहरें वगैरह भी कई बार उठती हुई आपको महसूस होती हैं, दैट इज टाइडल फोर्स। फिजिक्स में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो दो रीजन इन्होंने दिए, बट मैंने आपको एक्चुअल रीजन जो बताया दैट इज द करेक्ट रीजन। इसी वजह से ये जो रीजंस थे इन्हें कंसीडर किया गया एज अ ड्रॉबैक फॉर दिस थ्योरी, बिकॉज दोनों ही रीजंस आपके गलत थे। दोनों ही रीजन बच्चे आपके गलत थे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्चुअल रीजन क्या है? दैट इज, बताइए, दैट इज, बता दो, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? कन्वेक्शनल करंट। गुड। अब देखो, फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग, Wagner suggested that the movement responsible for drifting of the continents was caused by polar fleeing force, was caused by polar fleeing force and the tidal force. Polar fleeing force relates to the rotation of the earth, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड फोर्स दैट इज टाइडल फोर्स इज रिलेटेड टू दी अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, एंड उसकी वजह से जो भी आपकी टाइड्स वगैरह डेवलप होती हैं ओशियनिक वाटर्स में, उससे आप टाइडल फोर्स को भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है। और वैगनर ने ये किस बेसिस पे कहा कि जब ये फोर्सेस लंबे समय के लिए लगाई जाएंगी तब इनका इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ेगा। हाउएवर बाद में रिसर्च हुई एंड ये निकल के आया कि इसके पीछे का रीजन कुछ और था। इसी वजह से एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी का एकमात्र ड्रॉबैक दैट इज पोलर फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, ये रीजन नहीं थे फॉर द ड्रिफ्टिंग। इसी के साथ बच्चे आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट होती है। समझ में आया? जब तक इस लेक्चर को दो बार नहीं देखोगे तब तक चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। ठीक है। जब तक इस लेक्चर को दूसरी बार नहीं देखोगे, भले 2x पे देख लेना, बट बात मानो प्लीज देख लेना, जब तक नहीं देखोगे तब तक ये चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। अपने साइड से मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आपको चीजें समझा पाऊं। तो सर इसी के साथ आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट। याद रखना, जितना स्ट्रॉन्ग इंजन होगा उतनी ही अच्छी आपकी ट्रेन चलेगी। ठीक है। एनसीईआरटी की लाइंस भी मैंने आपको पढ़वाने की कोशिश की। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच। जय हिंद बोलने से पहले डाउट्स, इसके बाद हम चलेंगे सर वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है। चलो सर, क्लास 6 हमारी कंप्लीट। कल की कहानी हम स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। ठीक है। इसकी डीपीपी आपको शाम तक मिल जाएगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मतलब एक चीज आप लोग की माननी पड़ेगी कि क्लासेस में आप लोग कंसिस्टेंट हो। मैं देख सकता हूं कि हर बार 16 से 20 बच्चे क्लास में रहते ही रहते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप ऐसे कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखोगे तो आपका रिटन एग्जामिनेशन मेरे ऊपर छोड़ दो, बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। ठीक है।
अब बताइए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सिंगल डाउट है तो जल्दी से। सर वीडियो सर जो मेगा ओशन का आपने बताया उसमें सर जो लैंड मास और सी वो दोनों इकट्ठे आते हैं या सिर्फ लैंड मास ही आता है? मेगा ओशियन में पेंथेलासा आता है, दैट इज खाली पानी वाला पोर्शन। मतलब वो नहीं पैंजिया नहीं ना आता उसमें? सॉरी, पैंजिया नहीं ना आता उसमें? नहीं नहीं, पेंजिया के लिए मैंने अलग से आपको बताया ना, दैट इज वो लैंड वाला पोर्शन पेंजिया, वाटर वाला पोर्शन पेंथेलासा, पूरा वाटर वाला पेंथेलासा और पूरा जमीन वाला पेंजिया। ठीक है, ओके सर। बताइए भैया क्या डाउट्स हैं, एनी डाउट्स? अच्छा मेरी बात अभी सुन लो ध्यान से। आज शाम ठीक 8 बजे आप लोग का ऑफिशियल इनॉग्रल सेशन होगा इस बैच का, जनरल यशमोर सर के साथ। आपका ऑफिशियल इनॉग्रल सेशन होगा इस बैच का फॉर बोथ सीडीएस एंड एनडीए बैचेस। ठीक है सर, ऑफिशियल इनॉग्रल का मतलब हमारी क्लासेस तो आपने स्टार्ट कर दी, मैंने स्टार्ट कर दी, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो मेरे ऊपर है। और ऑफिशियल हमारा जो बैच स्टार्ट होना था वो 1 तारीख से होना था, बट कुछ काम की वजह से उसको डिले किया गया। इसमें ऐप का काम एक मेजर रीजन है, कई सारी इंप्रूवमेंट ऐप के अंदर चल रही है, तो इस वजह से इस सेशन को डिले किया गया। बट आई होप, आई बिलीव कि मैंने अपनी क्लासेस सही समय पर स्टार्ट की। एग्रीड और नॉट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो 8 बजे सब लोग आ जाना। अभी तक जीएस की जितनी भी क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी, अभी वर्ल्ड मैप की मिलाएंगे तो 10 क्लासेस हो जाएंगी। हमने ऑफिशियली स्टार्ट किया 5 तारीख को। ठीक है, 4 को आई थिंक हमारा स्ट्रैटेजी सेशन था, 5 को हमने स्टार्ट किया। तो प्लीज आपका जो भी फीडबैक होगा, 10-11 क्लासेस आज हो जाएंगी, जो भी फीडबैक होगा यस सर के सामने प्लीज बोल देना। ओके, ऑनेस्ट फीडबैक, जैसा भी आपको लग रहा हो बैच के बारे में, स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज बैच के बारे में, प्लीज अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे देना। ओके, घबराना नहीं। Yes, sir. आप मुझे बताइए किसी के कोई भी डाउट्स हैं या फिर सीधा वर्ल्ड मैप की क्लास में मिले? सर वो टिलेट टिलेट डिपॉजिट्स एंड प्लेसर डिपॉजिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है सर? वो कनेक्शन इशू हो गया था, नहीं सुन पाए। टेलाइट डिपॉजिट्स जो ग्लेशियर से आपके डिपॉजिट्स आ रहे हैं, Yes, प्लेसर डिपॉजिट्स चाहे पानी आपका है, चाहे ऊपर से आपके कंकड़ पत्थर आए, चाहे आपकी गोल्ड आए, पहाड़ पे से कोई रॉक है, रॉक में से गोल्ड आ गई, रॉक में से कोई मिनरल आ गया, वो डिपॉजिट्स हो गए, दैट आर प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स में सब कुछ आ गया, टेलाइट डिपॉजिट्स में स्पेसिफिकली ग्लेशियर के डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। और बताइए। सर हाँ जी, सही जो 33C होता है ये तब होता है ना जबकि किसी दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जब कोई मतलब गैप या स्पेस बन जाए तब 33C फॉर्म होता है ना? Tethys Sea is the name of the sea between Laurasia and Gondwana land. ऐसा नहीं कि दो कॉन्टिनेंट अलग हुए तो बीच में टेथिस सी आ जाए। टेथिस सी एक नाम है उस वाटर बॉडी का जो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड के सेपरेट होने की वजह से बनी। अब लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड भी एक नाम है, आपका ये कॉन्टिनेंट है, ज्वाइंट है, अब ये सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है। ठीक है, एक इधर गया एक इधर गया, तो इस वाले का नाम मैंने रख दिया गोंडवाना, इस वाले का नाम मैंने रख दिया लॉरेशिया। अब बीच में जगह आ गई, पानी आ गया, वाटर आ गया, उसका नाम मैंने रख दिया टेथिस, मैंने यानी अल्फ्रेड। ठीक है, और बताइए सर। तो मुझे पी वेव में एक डाउट था। पी वेव में, हाँ पूछ लो। तो वहां पे एक स्टेटमेंट थी कि दे ट्रैवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड, बट पी वेव की वेलोसिटी हमें पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस, आई मीन सॉलिड से पहले पास होगी। बट सर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि दे ट्रैवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड, इसमें पहले गैस वाला स्टेट पहले क्यों आ रहा है?
मैं चाहे लिक्विड पहले डालूं, चाहे सॉलिड डालूं, चाहे गैस डालूं, अब Okay, वेलोसिटी वहां पे मेंशन नहीं है। हम्म, अगर वेलोसिटी में स्टेटमेंट होती तो स्टेटमेंट गलत, क्योंकि Okay. वेलोसिटी सबसे ज्यादा तेज कहाँ होगी, जहां पे पार्टिकल्स पास पास में होंगे, जो हमें हाँ। सॉलिड में देखने को मिलता है। Yes, ठीक है, sir. अब वहां मैं गैस डालूं, लिक्विड डालूं, चाहे सॉलिड डालूं, सॉलिड डालूं, लिक्विड डालूं, चाहे गैस डालूं, चाहे लिक्विड सॉलिड गैस डालूं, चाहे लिक्विड गैस सॉलिड डालूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको ये पता है कि तीनों स्टेट से पास होती है, या आपने ऊपर ऊपर से पढ़ के आप निकल गए? Yes. ठीक है, उसमें अगर वेलोसिटी मेंशन नहीं है तो वेलोसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है, वेलोसिटी मेंशन है गैस, लिक्विड और सॉलिड के ऑर्डर में, तो स्टेटमेंट गलत। दैट्स इट, डन। सर, और वो रिचर स्केल हमें पता है कि मैग्नीट्यूड मेजर करेगा, तो रिक्टर सर स्केल उसमें होता है। हाँ सर, तो उसमें लिमिटेशंस भी पूछा था लाइक डीपीपी में, तो वो नहीं पता था लिमिटेशंस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर सर्च। या ओके, गॉट देखो, इट। मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी यस सर। पेपर में, उसके बाद भी आपको 65 टू 80 या 85 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बार का जो पेपर आया था यस। उसमें मेरे हैंडआउट से, मेरी क्लासेस से, मेरे नोट से 85 टू 90 क्वेश्चंस आए थे। 85 टू 90 क्वेश्चंस आए थे। रीजन भी कहीं कहीं पे 30, किसी किसी ने कह दिया होगा कि यार 35 ही आते हैं, 40 ही आते हैं, बट क्लासेस पढ़ी है, हैंडआउट्स पढ़े हैं, जाके मैच कर लो। यस सर। ठीक है, यस अब उसमें भी कैटेगरी थी कि सपोज 80 क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं, तो 50 टू 55 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट है, जो मैंने बता रखा था कि देखो यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, बट अब आपको कनेक्टिविटी खुद बनानी पड़ेगी। बचे 20 से 30 क्वेश्चन, ऐसा नहीं था कि वो टॉपिक पढ़ाया नहीं था, बट इट वाज बेस्ड ऑन योर रिसर्च, कि मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आपने कितना एफर्ट मारा है, आपने कितना पढ़ा है। यस सर, गॉट इस इट। बार के एग्जामिनेशन में भी 50 टू 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, या हो सकता है ओनली 50 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आएंगे, जिसमें आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, बट यू हैव टू कनेक्ट। मैंने आपको पी वे पढ़ा दिया, एस वे पढ़ा दिया, स्टेटमेंट मिक्स होके आगे, नाउ यू हैव टू कनेक्ट दैट। यस सर, राइट। 30-35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपकी रिसर्च के ऊपर चीजें बेस्ड हैं। आई टोल्ड यू रिक्टर स्केल, आई टोल्ड यू मेराकली स्केल। खाली बैठे हो सर, पेरेंट्स घर में नहीं है, कुछ है नहीं, डिबेट भी आजकल चल नहीं रही है, वो भी धंधा बंद हो रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मोबाइल खोला, चलो देख लेते हैं रिक्टर स्केल। सर ने श्रीलंका पढ़ा दिया, चलो थोड़ा सा उसका एक बार मैप देखते हैं, मैप खोल के देखते हैं कुछ। वो 30-35 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर क्यूरियोसिटी। यस सर। पेपर आपका तब भी क्वालिफाई हो जाएगा, बट आप चाहते हो कि नहीं सर, जीएस में एक बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, थोड़ा सा तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, यस, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और बताइए। सर डीपीपी में शैडो जोन वाला था। अब करेक्ट आंसर तो चलो ठीक है, द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। पर जब बात आती है कि वेयर द वेव्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड रिजल्टिंग इन नो रिकॉर्डिंग्स, तो वो भी एक पॉइंट आता है कि ठीक है, अगर वेव्स अगर एब्जॉर्ब होगी फिर अगर असर्शन रीजन, अगर असर्शन रीजन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे ठीक है एमसीक्यू में बात आ, अगर असर्शन रीजन ऐसे दो टाइप के आ जाए कि ठीक है रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर, वो एक चीज होगी। पर जब दूसरे लेयर में जा रही है, अगर वेव की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी इतनी स्लो है कि अब्जॉर्ब हो जाए, अगर वो अब्जॉर्ब होगी कि नो रिकॉर्डिंग्स वर रिकॉर्डेड रिजल्टिंग इन नो रिकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक नहीं आएगा। वेट, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जब वो डिफरेंट लेयर्स में जा रही है, तो उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की वजह से वो एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ, ठीक है, जबकि एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जो मीडियम का है वो वेव्स को बेंड कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। पर ये भी है कि जब वेव्स बेंड हो रही हैं तो वो साथ में कुछ पोर्शन एब्जॉर्प्शन पे भी जा रहा है। अगर वो इतनी फेंट थी कि सारा ही एब्जॉर्ब हो गया, फिर देख कहते। सुनो, समटाइम्स देयर आर दी थिंग्स, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में हम एग्जैक्टली घुसे नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना पड़ेगा। अब बात आपकी भी सही है कि सर चलो आपने इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया, आपने फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि सर कुछ तो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, मानता हूं मैं, बट व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर? क्या वो रीजन एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है उस चीज को? मैंने आपको सिंपल सा रीजन बताया कि यार मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मीडियम चेंज हो रहा है तो आपको एसवे वाली कनेक्टिविटी बनाओ कि यार एसवे ओनली सॉलिड में,
सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। आउटर कोर में घुस नहीं पा रही क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब मीडियम में देयर इज अ डेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, कि सर उसकी इंटेंसिटी, सर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा। अब एग्जैक्टली इसमें आपने वो फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट उठा के डाल दिया कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का क्या होता है। सर वो फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को रिलेट करोगे कि सर ये ऊपर वाला रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है। सर घुसना तो चाहिए उसमें। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। आप इंजीनियर हो, मुझे पता है ये क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आएगी, दैट इज गुड, बट हियर यू हैव टू relate with the most appropriate answer because my friend, this is physical geography, this is geography, this is not physics, and specifically engineering की तो physics बिल्कुल भी नहीं। ओके क्लियर है। हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, चीजों को सिंपल रखो। मीडियम चेंज हो रहा है, अब उसमें आप रिलेट कर सकते हो कि सर डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, बट जस्ट रीड दी क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना सिंपल है, वो आपसे कुछ नहीं जानना चाह रहा, वो आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा कि क्या आपको पता है कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ आपका सॉलिड में जाता है, वो लिक्विड से पास नहीं होगा। उसको क्वेश्चन फंसाने तो फिर डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम सब डालेगा, वहां पे रिलेट करना। और वो भी तब रिलेट करना जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा दूंगा। वैसे आपको आती होगी, बट एक बार से टाइम पास के लिए देख लेना मेरे भी लेक्चर्स, ठीक है। ठीक। गुड आदित्य, सेटिस्फाइड? नहीं यार, ठीक है, ये इंजीनियर्स की यही एक चल छोटी रहा सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग ने इतनी साइंस पढ़ रखी होती है कि अब मैं क्या बताऊं आपको। नहीं ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट, ओके। घबराओ नहीं, बाकी कुछ नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल। चलिए बाकी लोग, आदित्य आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये पहला ही है? नहीं अटेम्प्ट तो 2 दिन है, अभी एक एसएसबी आ रही है एसएससी टेक के लिए, तो सभी जगह ट्राई कर रहा हूँ। नहीं नहीं, गुड यार, बढ़िया। इंजीनियरिंग का कहीं तो फायदा मिले, जॉब्स तो कम रह गई हैं, तो टेक ही लगा लो यार, एसएससी टेक वगैरह ही लगा लो, कोई नहीं, बढ़िया है। और क्या। चलो गुड। बाकी बच्चे, शुभम, आकाश ढाका, आकाश आएगा अभी बढ़िया से, नो सर नो डाउट, एकदम जीवन में मजे ही मजे हैं। बताइए सर, शुभम, राज, अनुराधा, नो सर, नो डाउट। अनुराधा, नो डाउट सर। No, sir. दिव्या सैनी, दिव्या सैनी, वी हैव गौरव, प्रधान जी, संजू, शुभजीत, वीरेंद्र, No, sir. No, sir. No, नो डाउट, sir. नो भविष्य, सर। नो डाउट सर। हाँ जी संजू, एक पॉइंट आपके लिए। बच्चे देखो, प्लीज ऑफेंड मत होना, ठीक है, ध्यान से सुनो। आप जो वीडियो बना रहे हो ना, सबसे पहले तो वीडियो बनाने का पोस्टर नहीं होता, ऐसे मोबाइल पकड़ लिया, ऐसे ऑन कर लिया, सर द सिस्मिक वेव्स वैसे वैसे हो रही हैं सर, सॉलिड से पास हो रही है सर, ये पी वेव ऐसे हो रही है। दिस इज नॉट द वे ऑफ शूटिंग अ वीडियो। मोबाइल ऐसे सामने रखो, सीधा बैठो, गर्दन ऊपर, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को बोलने की कोशिश करो। वीडियो बनवाने का सिंपल सा इतना मकसद है कि बिना देखे आप चीजों को बोल पाओ एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। क्लियर है संजू? Yes, sir. आप थोड़ा सा आप इस तरीके से वीडियो बनाना अवॉइड करो, प्रॉपर वीडियो बनाओ। अंग्रेजी टूटी फूटी आती है, कोई दिक्कत नहीं, इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर आप घबराओगे ना, तो जो हिंदी आती है वो भी आप सही से नहीं बोल पाओगे, ठीक है। प्लीज टेक इट सीरियस, ओके संजू, मैंने आपकी वीडियो देखी 2-3 बार से, थोड़ा सा उसको प्लीज सीरियस लीजिए। डन, ओके फाइन, वीडियो ऑफ करिए। Yes, sir. चलो गुड। तो बच्चे हम आपसे मिलेंगे ठीक 12:15 पे, 12:20 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी इंडिया पाक रिलेशंस की। बेसिक्स ही पढ़ेंगे, कोई बहुत घुस के नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे पाकिस्तान के, क्यों पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कैसे पाकिस्तान के बनने से इंडिया पूरा का पूरा आपके सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर वो पीओके ना कब्जा हुआ होता तो कभी भी पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते। ये सभी चीजें अभी मैप के थ्रू हम समझेंगे,
ठीक 12:15 पे सभी बच्चे क्लास में, 12:20 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 12:19 तक आ सकते हो, उसके बाद भी आ सकते हो, आपकी मर्जी। ये क्लास कोई छोड़ेगा नहीं, अगर छोड़ के जा रहे हो तो इसी लिंक के ऊपर वापस ज्वाइन कर लेना। हम रिकॉर्डिंग वापस से स्टार्ट करके इसी क्लास में चीजें कंटिन्यू करेंगे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू लिंक। क्लियर? डन? ऑल राइट, Yes, sir. गुड। Yes, sir. जय हिंद फॉर नाउ। पानी वानी जय पियो। हिंद। Jai जय हिंद सर। जय हिंद सर।